बीकॉम फर्स्ट ईयर के प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आपके एबीएसटी पेपर फर्स्ट में कॉरपोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एबीएसटी पेपर फर्स्ट है और इसमें जो आजकल अपना टॉपिक चल रहा है वीडियो लेक्चर का ही कंटेंट का, वो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति का मूल्यांकन। तो आज इस चैप्टर के आगे के जो पॉइंट्स हैं उसमें जो आज जो अपना टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति के मूल्यांकन की विधियां। कि मूल्यांकन किस प्रकार से ख्याति का किया जा सकता है। तीन तरीके हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के, जिसमें पहला तरीका है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट, यानी कि भविष्य में कायम रहने वाले लाभ अथवा अधिलाभों का नंबर ऑफ ईयर्स के करे से मल्टीप्लाई करना, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स परचेज ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। और दूसरा जो आपका तरीका है वो है कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूंजीकरण विधि। और तीसरा जो तरीका है वो है एन्युटी मेथड, वार्षिक वृद्धि विधि। तो इन तीनों तरीकों के आधार के ऊपर ख्याति का मूल्यांकन किया जा सकता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके सिलेबस में है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो इन तीनों तरीके से गुडविल का कैलकुलेशन करने के लिए मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि कुछ ख्याति के मूल्यांकन के कुछ आधार हैं, बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो उसमें मैंने आपको बताया था एक तो कि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट जो है उसकी गणना किस प्रकार की जाए, और दूसरा आपको बताया था अधिलाभ सुपर प्रॉफिट्स की गणना कैसे की जाए, और उसके अलावा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, वास्तविक औसत लाभों की गणना किस प्रकार किया जाए। तो सुपर प्रॉफिट के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो आपके आ जाता है सुपर प्रॉफिट। ये चीज अपन ने पीडीएफ में और इससे पहले वाले जो ई कंटेंट वीडियो लेक्चर जो मैंने आपको भेजा उसमें बताई गई है। तो आज ये जो अपना लेक्चर है आज का, इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ये जो पहला मेथड है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। अब इसमें जो क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो उसमें एग्जामिनर लास्ट में लिख देता है कि ईयर्स परचेज मेथड में आपको बता देगा कि ईयर्स परचेज मेथड फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करना है उसको, नंबर ऑफ ईयर्स को, या सुपर प्रॉफिट से करना है। अगर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट से करना है तो नंबर ऑफ ईयर्स, 2 ईयर्स परचेज, 3 ईयर्स परचेज, 4 ईयर परचेज, 5 ईयर परचेज, तो उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर सुपर प्रॉफिट्स के परचेज मेथड के आधार पर गुडविल का मूल्यांकन करना है तो पहले आपको सुपर प्रॉफिट निकालने पड़ेंगे, और सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद उसको नंबर ऑफ 3 ईयर्स परचेज, 2 ईयर्स परचेज, 5 ईयर्स परचेज, तो उसे नंबर ऑफ ईयर्स से मल्टीप्लाई आपको करना है। अब बात आती है कि सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट हो। अब सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए तो आपको पहले तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, फिर आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, फिर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का डिफरेंस आप लोगे तो वो आपको आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालते समय भी इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से साल के पिछले 3 साल, 5 साल, 7 साल के जो लाभ हैं उनमें प्रत्येक वर्ष में समायोजन करना है, फिर उनका एवरेज निकालने के बाद फिर वापस समायोजन करना है और फिर उसका औसत देना है। और नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए जो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है उसकी गणना करनी पड़ती है, फिर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के आधार पर एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है और फिर इनका अंतर लिया जाता है। तो अंतर में आपके पास आता है क्या, सुपर प्रॉफिट। और फिर सुपर प्रॉफिट के आधार के ऊपर आप क्या करेंगे, गुडविल का मूल्यांकन करेंगे। तो इन तीनों तरीकों में क्या है कि आपको ये तो एक्सरसाइज करनी है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालना, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना और सुपर प्रॉफिट निकालना, और उसके बाद इन तीनों विधियों में से किसी भी विधि से जैसा कि आपके एग्जामिनर चाहता है उस विधि से ऊपर आप इसका मूल्यांकन कर सकते हैं।
तो अब देखिए इसमें आपका जो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट जो मेथड है ईयर्स परचेज, उसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि इस विधि के अंतर्गत यह माना जाता है कि व्यवसाय के गत कुछ वर्षों के औसत लाभ या अधिलाभ आगामी कतिपय वर्षों में भी अर्जित होते रहेंगे। ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मेथड की बातें मैं आपको बता रहा हूँ। अतः इनका कायम रहने के संभावित भावी वर्षों यथा 3 साल या 5 साल या 7 वर्ष का क्रय गुणा ख्याति का मूल्य वैल्यू ऑफ गुडविल मान लिया जाए। अतः यदि इस विधि के द्वारा ख्याति का मूल्यांकन करना हो तो सर्वप्रथम यह निश्चित करना होगा कि आशातीत भावी लाभों एक्सपेक्टेड फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का कितने वर्षों का क्रय ख्याति का मूल्य समझा जाए, अथवा अधिलाभों का कितने वर्षों का क्रय ख्याति का मूल्य माना जाए। मान लीजिए कि एक व्यावसायिक संस्था के आशातीत भावी औसत लाभों का 3 वर्षों का क्रय ख्याति का मूल्य मानना है। यदि उसके औसत लाभ जिन्हें आशातीत भावी लाभ माना गया है 43,160 रुपये है, तो संबंधित व्यवसाय की संस्था का मूल्य 43,160 इंटू 3 कर लो, 3 ईयर्स परचेज, तो ये आपके 1,29,480 रुपये होगा। यदि ख्याति का मूल्य संभावित भावी अधिलाभों के वर्षों के क्रय के बराबर माना जाए, तब भी यह प्रश्न उपस्थित होगा कि अधिलाभों के कितने वर्षों के क्रय कोई ख्याति का मूल्य माना जाए। अब अधिलाभ के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन ज्ञात किए जाने पर क्रय वर्षों की संख्या कितनी अधिक या कम ली जाए। एक सामान्य ज्ञान वाला व्यक्ति भी ये कह सकता है कि अधिलाभों के वर्षों के क्रय के आधार पर यदि ख्याति का मूल्य ज्ञात किया जाए तो इस आधार पर संभावित भावी वर्षों की संख्या वास्तविक औसत लाभ विधि में लिए गए वर्षों की संख्या से अधिक होनी चाहिए। स्वाभाविक रूप से विद्यार्थी को उचित लगेगा कि औसत लाभ के आधार पर वर्षों की क्रय विधि के अनुसार ख्याति का मूल्यांकन किया जाए, तो औसत लाभ को वर्षों की जिस संख्या से गुणा किया जाए वह कम होगी, तथा इसकी तुलना में यदि अधिलाभों के आधार पर वर्षों की क्रय विधि के अनुसार ख्याति का मूल्यांकन किया जाए तो अधिलाभों को वर्षों की जिस संख्या से गुणा किया जाए वह अधिक होगी। मान लीजिए उदाहरण एक समझिए इसमें कि यदि ख्याति का मूल्यांकन अधिलाभों के 5 वर्षों की क्रय विधि के अनुसार करना है तथा संबंधित व्यावसायिक संस्था के सामान्य लाभ 18,645 रुपये हैं, तो उस संस्था का अधिलाभ 43,160 में से 18,645 रुपये घटाने पर 24,515 रुपये प्रकलित होगा, तथा अधिलाभों के 5 गुना के आधार पर ख्याति का मूल्य अधिलाभ यानी सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स 5, अधिलाभ गुणा 5, तो 24,515 गुणा 5, तो ये आपका 1,22,575 रुपये होगा। परंतु सही अर्थों में वर्षों की संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि आशातीत लाभ अथवा अधिलाभ भविष्य में कितने वर्षों तक प्राप्त होते रहेंगे। चूंकि आशातीत भावी लाभ ऊंचे होने पर भी अधिलाभ उत्पन्न होते हैं, इसलिए अधिक उचित यह है कि वर्षों के क्रय की संख्या दोनों परिस्थितियों में लगभग बराबर रखनी चाहिए, चाहे लाभों के क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्य प्रकलित किया जाए अथवा अधिलाभों के क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्य किया जाए। यह सर्वविदित है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, कि अधिलाभ होने पर ही ख्याति का मूल्य होगा। इफ देयर इज सुपर प्रॉफिट इन द बिजनेस देन ओनली देयर इज ए क्वेश्चन ऑफ गुडविल, गुडविल तभी जनरेट होगी, तो गुडविल तभी पैदा उत्पन्न होगी। अतः भविष्य में कायम रहने वाले लाभों के वर्षों के क्रय की बजाय अधिलाभों के आधार पर ख्याति का मूल्य प्रकलित करना चाहिए। यानी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स को परचेज करने की बजाय जो सुपर प्रॉफिट्स है उसका क्रय करके अगर गणना की जाए गुडविल की तो वो बेहतर होगा। तो शॉर्टकट में इस शीर्षक में वर्णित विधि निम्न 2 प्रकार के लाभों पर आधारित हो सकती है। कौन कौन सी? कि एक तो आपका आशातीत भावी लाभ है, वो गत वर्षों के औसत परिलाभ जो विधि है उसमें ख्याति का मूल्यांकन करने के लिए आप क्या करेंगे कि आशातीत भावी लाभ औसत परिचालन लाभ गुणा क्रय किए गए वर्षों की संख्या, जो आपने फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकाला है जिसको औसत परिचालन ऑपरेटिंग जो एवरेज है प्रॉफिट की, उसको क्रय किए गए वर्षों की संख्या से गुणा कर दिया जाएगा, जैसे मैंने आपको ऊपर उदाहरण में बताया।
और दूसरा अधिलाभ विधि है सुपर प्रॉफिट परचेज। तो इसमें आपको क्या करना है कि जो अधिलाभ जो विधि है सुपर प्रॉफिट, उसमें खाते निकालने के लिए जो आपके आशातीत अधिलाभ हैं, जो आपके सुपर प्रॉफिट है, उसको नंबर ऑफ ईयर से गुणा करना है, क्रय किए गए वर्षों की संख्या से गुणा करना है। तो दोनों विधियों से अगर देखो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट से गुणा करोगे ईयर्स परचेज को तो अलग उत्तर आएगा, और आपका सुपर प्रॉफिट से गुणा करोगे तो अलग उत्तर आएगा। तो ये तो क्या है कि परीक्षा में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको दे दिया जाता है कि गुडविल की जो गणना करनी है वो नंबर ऑफ हाउ मेनी नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, एक तो ये, और दूसरा ईयर्स परचेज मेथड में जो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है उससे मल्टीप्लाई करना है या आपको सुपर प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अभी इसके लिए मैंने आपको एक पीडीएफ भी भेजा हुआ है जिसमें आपको बताया गया है कि स्टेप्स फॉर कंप्यूटेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट की अधिलाभ की गणना जो है वो किस प्रकार से की जाती है। तो उसमें मैंने आपको फिर मैं दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ शॉर्ट में, ताकि आपको थोड़ा याददाश्त हो जाए, पता चल जाए कि अधिलाभों की गणना किस प्रकार की जाती है। तो इसमें पहले चरण में आप क्या करेंगे, भविष्य में कायम रहने योग्य लाभ का परिकलन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालेंगे। तो इसमें क्या होता है कि गत कुछ वर्षों के कर पूर्व लाभ प्रॉफिट बिफोर टैक्स उसमें एडजस्टमेंट करना है, जोड़ना पड़ता है या घटाना पड़ता है। तो लेखांकन अशुद्धियों संबंधी समायोजन प्लस माइनस करना है, जो दिया हुआ लाभ है प्रॉफिट बिफोर टैक्स उसमें लेखांकन अशुद्धियों संबंधी समायोजन प्लस या माइनस आपको करना है, और लेस करना है गैर व्यापारिक विनियोगों से आय, ऐड करना है असाधारण हानि, और घटाना है असाधारण लाभ। तो उस प्रॉफिट में ये एडजस्टमेंट करने के बाद गत कुछ वर्षों के कर पूर्व सामान्य व्यापारिक लाभ आपके पास आ जाएंगे, जितने भी वर्षों के हैं सब में अलग अलग में आपने एडजस्टमेंट कर लिया है। फिर गत कुछ वर्षों के सामान्य कर पूर्व व्यापारिक लाभों की सरल औसत भारित औसत ज्ञात कर लेंगे, एवरेज या वेटेड एवरेज ज्ञात कर लेंगे। फिर उसमें और एडलेस करेंगे, क्या घटाइए ह्रास योग्य संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन लाभ के कारण अतिरिक्त ह्रास, और जोड़िए ह्रास योग्य संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन पर हानि के कारण ह्रास में बचत। फिर जोड़िए प्लस या माइनस कीजिए, क्या भविष्य में किसी आय में प्रत्याशित वृद्धि या कमी का एडजस्टमेंट कीजिए। फिर जोड़िए या घटाइए मतलब एडजस्टमेंट कीजिए, भविष्य में किसी व्यय में प्रत्याशित कमी या वृद्धि उसका एडजस्टमेंट कीजिए। फिर घटाइए स्वामी साझेदारों का उचित पारिश्रमिक, भविष्य में रहने योग्य लाभ अर्थात कर पूर्व लाभ। फिर बाद में आपको लेस करना है आयकर भावी दर से, भावी दर ज्ञात न होने पर वर्तमान दर से, तो आपका आ जाएगा भविष्य में कायम रहने योग्य कर पश्चात लाभ। अब उसके बाद दूसरे चरण में आप क्या करेंगे, सामान्य लाभ का परिकलन करें, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। इससे पहले आपने क्या निकाला, कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। फिर अब आप निकालेंगे दूसरे चरण में कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। इसके लिए क्या है कि विनियोजित पूंजी, औसत विनियोजित पूंजी का परिकलन आपको करना होगा। सभी संपत्तियों का वर्तमान अथवा पुनर्स्थापन मूल्य गैर व्यापारिक विनियोग, ख्याति, एकत्रित हानि और कृत्रिम संपत्तियों को छोड़कर उसमें से आप क्या करेंगे, घटाइए सभी बाह्य दायित्व और हानियों व खर्चों के लिए आयोजन, समता और अधिमान अंशों पर प्रस्तावित लाभांश एवं उन पर लाभांश वितरण कर का आयोजन छोड़ते हुए, क्योंकि यह अंशधारकों के कोष का हिस्सा है। व्यवसाय में विनियोजित पूंजी चिट्ठे की तिथि पर चालू वर्ष की अंतिम विनियोजित पूंजी, और फिर उसमें से घटाइए चालू वर्ष के कर पश्चात शुद्ध लाभ का आधा यदि अंतिम पूंजी में वर्ष का पूरा लाभ जुड़ा हुआ हो तो इस तरह से आपके पास आ जाएगी व्यवसाय में चालू लेखा वर्ष के दौरान औसत विनियोजित पूंजी का फिगर आएगा, और उसके ऊपर सामान्य प्रतिबल की दर, सामान्य प्रतिबल की नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में ज़्यादातर दी हुई है, नहीं दी हुई है तो उसमें शुद्ध दर प्लस जोखिम प्रतिबल दर, जोखिम हेतु प्रीमियम की जोड़ करके, तो आप फिर क्या करेंगे, जो कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली है उसके ऊपर इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से गुणा करेंगे। जैसे मान लो 10% हो, और जो आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, विनियोजित पूंजी इन्वेस्टेड है, वो मान लो 10 लाख है, तो 10 लाख का 10% कितना हो गया, 1 लाख। तो इस तरह से आपके सामान्य लाभ आ जाएंगे। फिर आप तीसरे चरण में क्या करेंगे कि अधिलाभ का कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट में आपको क्या लगाना है कि
जो आपने प्रथम चरण में फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकाला है उसमें से आप नॉर्मल प्रॉफिट घटा दीजिए। तो आपका फार्मूला क्या हो गया, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो आपका आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट आने के बाद फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट भी निकाल लिया आपने, सुपर प्रॉफिट भी निकाल लिया। अब उसके आधार पे एग्जामिनर ने आपको यस परचेज मेथड में मेंटेनेबल प्रॉफिट्स को गुणा करना है या अधिलाभ को गुणा करना है, ये आप क्वेश्चन में देख लीजिए, तो नंबर ऑफ ईयर से उसको गुणा कर दीजिए। तो कुछ विशेष चीज़ों का इसमें कैलकुलेशन करते समय आपको ध्यान रखना है। कुछ जैसे चालू वर्ष के लाभ संबंधी सूचना के अभाव में अंतिम विनियोजित पूंजी को ही औसत विनियोजित पूंजी माना जा सकता है। दूसरा, वैकल्पिक रूप में विनियोजित पूंजी या औसत विनियोजित पूंजी का परिकलन इस प्रकार भी कर सकते हैं, कैसे? अंशधारकों का कोष जिसमें समता प्लस अधिमान, अंश पूंजी प्लस संचय और आदि के प्लस माइनस संपत्तियों एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन लाभ हानि माइनस एकत्रित हानियां या कृत्रिम संपत्तियां माइनस गैर व्यापारिक विनियोग माइनस चिट्ठे में दर्शाई हुई ख्याति इक्वल टू चालू वर्ष के अंत में विनियोजित पूंजी। उसमें से आप घटाएंगे चालू वर्ष के कर पश्चात लाभ का 50% हिस्सा, यदि अंतिम पूंजी में वर्ष का पूरा लाभ जुड़ा हुआ हो तो आपके आ जाएगी व्यवसाय में चालू लेखा वर्ष के दौरान औसत विनियोजित पूंजी। ये एक फार्मूला है। तो ये जो मैंने एक प्रकार से आपको फार्मूला ही डिस्कस किया है, जो आपको मैंने पीडीएफ में पहले आपको मैं भेज चुका हूँ, जिसका हेडिंग है स्टेप्स फॉर कंप्यूटेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कि किस तरह से अधिलाभ की गणना की जाती है। तो बच्चों, ये जो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इस चैप्टर को आप भली बात अच्छी तरह से तभी समझ सकते हैं जब इसका जो नियम कानून, जो अकाउंटिंग मेथड्स है, अकाउंट्स के जो नियम है, वो इस चीज चैप्टर से संबंधित आपको भली बात अच्छी तरह से समझने होंगे, तभी आप इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन 20 नंबर का बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, वो आसानी से आप हल कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस टूडेज लेक्चर।